हमारे साथ जुड़े हैं एक कांग्रेस के बहुत ही पुराने और कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सालों से अलग अलग राज्यों में, तकरीबन मोस्ट राज्यों में इन्होंने चुनाव का काम किए हैं। और आज हम इनसे जानेंगे इनकी करियर के बारे में और कैसे इन्होंने कांग्रेस में देखा कि 2014 में कांग्रेस 44 सीटों पर और 2019 में कैसे सिमटी और आज उतने कम सीटों से आज कांग्रेस कैसे 100 तक पहुंची। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं राजेश जी? ठीक ठीक जी, आप बताइए कितने सालों से कांग्रेस में? 96 में ज्वाइन किया था जी जी। तो मुझे लगता है कि 27 साल हो गए। तो आप कैसे देखते हैं कि 2014 से 2019 में कांग्रेस कैसे आई और आप कहां से कहां तक कैसे आप क्या सीन देखते हैं कांग्रेस के बारे में और आगे क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, मैं जो भी बात करूंगा वो मेरी पर्सनल बात होगी। ये आधिकारिक कांग्रेस का वर्जन नहीं है, पार्टी का वर्जन नहीं है और ना ही मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। लेकिन चूंकि मैं अपने आप को पक्का कांग्रेसी समझता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस में अगर हूँ तो उसके पीछे ठोस कारण है, सोच समझ के कांग्रेसी हूँ, आंख बंद करके कांग्रेसी नहीं हूँ। तो मैं अपनी राय रखूंगा आज कि कांग्रेसी होने का मतलब क्या है, कांग्रेस की जर्नी जो मैंने अभी तक साथ में करी है वो क्या है, कांग्रेस की पहले की पोजीशन क्या थी और अभी क्या है और उसके पीछे क्या कारण है जो मुझे समझ में है। मेरा अपना परसेप्शन है, वो मैं डिस्कस करूंगा जी। तो आप कांग्रेस पार्टी को और भाजपा को कैसे देखते हैं? जो कोई आम पब्लिक, जब आप इतने साल से कांग्रेस में हैं, जब आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोग ज्वाइन करते हैं फिर भाजपा ज्वाइन करते हैं, आप कैसे देखते हैं दोनों पार्टियों के विचारधारा और क्या देखते हैं? देखिए, राजनीति जो है वो सत्ता को पाने का जरिया है और हजारों सालों से इंसान सत्ता पाने के लिए यन प्रकार के प्रपंच रचता है, ये हमने देखा है। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, है तो सब इंसान ही उसमें, बिल्कुल किसी को सीन तो है नहीं। तो सत्ता पाने के लिए वो यन प्रकार की हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आपके संस्कार, आपका इतिहास, आपके पुरखे, वो आपको जो ज्ञान देके गए हैं, वो जो सिखा के गए हैं, वो बहुत काम आता है। तो कांग्रेस जो है वो पुरानी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस के जो रूट्स हैं बहुत ही मजबूत हैं, क्योंकि कांग्रेस को बनाया और सींचा जिन नेताओं ने, वो बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर के लोग थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग थे। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, लाल बाल पाल और कुछ लोग अपने फायदे के लिए, मैं उसके ऊपर आऊंगा जब मैं बीजेपी की बात करूंगा। तो जो हमारे नेता हैं जैसे सरदार पटेल है, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, इनको कांग्रेस से अलग करके बताते हैं। फैक्ट ये नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि भगत सिंह के जितना कांग्रेसी कोई और कांग्रेसी लोग होते हैं जो भगत सिंह, नेहरू जी को, पटेल जी को और मतलब तमाम अम्बेडकर जी हो गए, इन सारे नेताओं को अलग अलग लोग बांट देते हैं। तो क्या सब लोग तो कांग्रेस के सदस्य थे, तो एक गरम दल था, एक नरम दल था, दोनों अलग अलग ही थे लेकिन पार्टी में रहते हुए काम करते थे। तो कैसे आप देखना चाहते हैं? मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर। सत्ता को पाने के लिए कुछ लोग जो है वो कहाँ तक नीचे जाएंगे उसका कोई ठोस ठिकाना नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि भाजपा जो है, हम ये तो नहीं कह सकते कि सब लोग गलत हैं उसमें, लेकिन और जो लोग भाजपा को लीड कर रहे हैं आज की तारीख, वो लोग सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, भगत सिंह, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनको कांग्रेस से अलग रखना, ये उनका एक प्रपंच है, ये
उनका एक ट्रिक है जी। क्योंकि उनके पास इतिहास में जाकर के अपना बड़ा नेता बताने वाला कोई है ही नहीं आदमी जी। तो वो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको हाईजेक कर रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर डिफरेंसेस थे और जो उन नेताओं का कैरेक्टर है वो किसी तरीके से उनके साथ मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है, झूठ है। मतलब जैसा टेम्परामेंट भगत सिंह का था, अगर वो जिंदा होते तो मुझे लगता है कि वो उनका जो उनके सपोर्टर्स थे वो भाजपा वालों को सड़कों पे कूटते क्योंकि वो थोड़े गर्म थे। लेकिन क्या है कि गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, इनकी वजह से हमारा कांग्रेस का जो कैरेक्टर हुआ वो हमारा जो बेसिक कोर प्रिंसिपल है उसमें अहिंसा है। तो हो सकता है कि हमको कुछ चीजों पे गुस्सा है बीजेपी की क्योंकि वो बिलो द बेल्ट मारने वाले लोग हैं। वो सत्ता में आने के लिए कहां तक जाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। तो हम जब उनसे लड़ाई करते हैं तो कई बार लगता है कि हम इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि हम वो जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते और वो इसलिए नहीं कर सकते कि हम करने को तो सभी कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि वो हमारा जमीर हमको उसकी इजाजत नहीं देता है। हम लोग उस स्तर पे गिर नहीं सकते, हम ऐसी घटिया किस्म की बातें कर नहीं सकते। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता हूं कि प्रधानमंत्री जो है उस लेवल का आदमी ऐसी घटिया बातें करे। तो बेसिकली जब आप कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए। हमारे दोस्त हैं बीजेपी में भी काफी सारे हैं जो जानते हैं हमको, लेकिन एक बात फैक्ट है जो मैं मानता हूं और उसको कोई बदल नहीं सकता मेरी मान्यता को, क्योंकि वो डीप रूटेड है मेरे में। कुछ बीजेपी वाले जो हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट लोग हैं लेकिन शातिर हैं। तो उनकी इंटेलिजेंस जो है पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में जाती है, तो इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये इन प्रकार की चीजें करते हैं जो बुरी भी है, लेकिन वो बहुत दर कमीने लोग हैं, इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट और शातिर भी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो फॉलो करते हैं करोड़ों में, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में जैसे ब्रेन डेड बोलते हैं ना, उनका दिमाग ही नहीं है। वैसे लोग न सोचते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं, न उनका माइंड एनालिटिकल है, न वो कोई लॉजिक की बात करते हैं, न उनमें कोई इंटेलिजेंस है, न विजन है। मूर्खों की तरह जो लाइन उनको ऊपर से दी जाती है उसी को टो करते हैं, जो हिंदुत्व की लाइन है, हिंदू राष्ट्र की लाइन है, मुसलमानों को यहाँ से निकालने की लाइन है, और अखंड भारत की जब बात करते हैं, इतनी कई चीजें इतनी इलॉजिकल होती हैं तो समझ नहीं आता है। लेकिन आप अगर देखोगे तो जब मैं कह रहा हूं कि उनमें शायद दिमाग ही नहीं सोचने का, तो उनके विचारों की गलती क्या है? वो तो फॉलो कर रहे हैं उनके लीडर को। बिल्कुल। तो जो उनका सुप्रीम लीडर बैठा हुआ है वो ये बातें करता है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो मूर्ख है। जब मूर्ख नहीं है तो आप दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने, करोड़ों लोगों के सामने मुजरा, मछली, मटन, ये सब चीजें कौन करता है? या तो मूर्ख हो, लेकिन मूर्ख देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही शातिर हैं, चालाक हैं बहुत ही, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। तो वो अपना गेम खेलते हैं और पीछे पीछे करोड़ों बेचारे हमारे देशवासी जो भाजपा को समर्थन करते हैं वो अंधभक्त बन के उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो भाजपा जो है वो मुझे दो लोगों का संगम लगती है, एक बहुत ही कपटी
और बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड इंटेलिजेंट लोग जो सत्ता पाना चाहते हैं, और एक वर्ग जो दिमाग से पैदल है और उनके पीछे पीछे चला जा रहा है। ये दो लोगों का एक ग्रुप है जो भाजपा में है। विज़ावी कांग्रेस की अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स में कई बातें सच्ची झूठी होती हैं, खबर फैलती है, टीवी पे कुछ न्यूज आते हैं, वो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं सब। तो अगर कोई ऐसी फेक न्यूज चलाए, जैसे मैं देखता हूँ ट्विटर पे किसी ने फेक, तो एक सेकंड में पता लगता है कि ये फेक न्यूज है, और जिसके बारे में है अगर वो कांग्रेस का नेता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। जैसे वो राहुल जी के बारे में कुछ बोलेंगे, प्रियंका जी के बारे में कुछ बोलेंगे, चिदम्बरम जी के बारे में कुछ बोलेंगे, खड़गे जी के बारे में कुछ बोलेंगे, तो आप उनको पढ़ करके और अपना जैसे लॉजिक लगाओगे, जैसे हम लगाते हैं कांग्रेसी, हम एनालिटिकल हैं, हम समझने को, तो हम तुरंत निर्णय में पहुंचेंगे कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा नेता कभी ऐसी बात कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो सच ये बेसिक फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है घंटों तक, और जब भी कभी मौका मिलेगा कोई उनके तरफ का व्यक्ति जो अपने आप को उस विचारधारा से भाजपा की अटैच करता हो अपने आप को, और वो ये समझता हो कि वो, जैसे वो बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअल्स हैं भाजपा के इंटेलेक्चुअल्स, तो भाजपा के इंटेलेक्चुअल्स, भाजपा के वाले जो पत्रकार, फिर 5 ट्रिलियन में मालूम नहीं जीरो कितने हैं, मतलब वो अच्छा इतना, ये 5 और एक्स्ट्रा 5 ट्रिलियन वाले से याद आया, वो किसने बोला था? संबित पात्रा जी ने बोला। संबित पात्रा जी को किसने बोला था? गौरव वल्लभ ने। तो गौरव वल्लभ जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो ऐसी लॉजिकल बातें करते थे। अब वो चले गए उधर, अब उनकी बात सुनो। अगर एक बात में आपको लॉजिक मिल जाए, अगर एक बात में आपको मिल जाए कि ये सही बोल रहा है, तो आप बताइएगा मुझे। मैंने उनको बीजेपी में जाने के बाद सुना तो मुझे लगा कि आदमी को हो क्या गया है, मतलब कोई इनके पास दवाई है या कोई ये सर्जरी करते हैं कि भेजा निकाल लेते हैं आदमी में से जैसे आता है। तो ऐसा लगता है कि गौरव वल्लभ जो इतने इंटेलिजेंट थे वो वहां जाकर के मूर्ख हो गए। कैसे हो गए पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरी तो समझ से बाहर। जब कांग्रेस चुनाव में थी तो एक इंडिया गठबंधन बनाई थी, तो जब तक रैली कर रही थी उससे पहले पूरे विश्वास के साथ में थे कि हम लोग सरकार बनाएंगे इंडिया गठबंधन। सारे नेता बोले थे, राहुल गांधी जी बोले थे, खड़गे जी बोले थे। उसके 4th 5th के बाद, फेज के बाद, जो प्रशांत किशोर जी हैं, जो चुनाव के ज्ञाता माने जाते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, सब चीज करते हैं, वो खैर हमारी शहर से हैं, तो उनको आने की जरूरत पड़ी और बोलना पड़ा कि 400 पार बीजेपी आएगी। तो क्या लगता है कि नैरेटिव सेट करने के लिए उनको बुलाया गया था, और उसके बाद जो एग्जिट पोल आने शुरू हो गए वो भी सारे भाजपा की तरफ गए, लेकिन सारे एग्जिट पोल प्रशांत किशोर जितने रणनीतिकार थे सब फेल हो गए। तो आप क्या कैसे देखते हैं कि क्या माइंडसेट लोगों को बदलने के लिए चुनाव में किया गया था, या फिर कैसे? ये जो आपका वीडियो है उसमें से मेरे कुछ शब्द आपको अगर ठीक नहीं लगे तो आप काट दीजिएगा, लेकिन उन शब्दों के बिना मैं किसी व्यक्ति का विवरण नहीं कर पाऊंगा, किसी के लिए वो शब्द जरूरी हो। प्रशांत किशोर को मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को आप लंबे समय तक फॉलो करो, क्योंकि मैं हार्डकोर कांग्रेसी हूँ, तो जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो अंदर ये धुन रहती है कि कैसे हो गया। तो उसमें लोगों ने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रशांत किशोर इंटेलेक्चुअल है और ये ऑर्गेनाइजर है और इसके पास में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, और इसने नरेंद्र मोदी को मदद करी और बीजेपी को जिताया और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया। मतलब बहुत बड़ी बात है अभी किसी के लिए भी बोलना कि कोई आदमी किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है। तो मैं एनालाइज करता रहा, सुनता रहा इनको। मैंने इनका कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा जो नहीं सुना है, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ जी, कान लगा करके, और समझने की कोशिश करता हूँ। अब ये हमें एक बीमारी है समझने की, सुनने के बाद ही, जो भक्तों में नहीं है जी। हम लोग सुनते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं और बैलेंस रखते हैं जहां तक रख सकते हैं जी। तो ये जब आखिर में प्रशांत किशोर की यहाँ एंट्री हुई, और उससे पहले के उनके जो इंटरव्यू थे, कोई जन स्वराज या ऐसी कोई पार्टी उन्होंने निकाली है,
जिसमें मैंने उनके पोस्टर देखे तो गांधी जी लगे हुए हैं वहां। जी, गांधी जी के ही नाम को वो स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें गांधी जी के चश्मे दिखाए हैं नरेंद्र मोदी ने। जी, नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं गांधी जी की प्रतिमा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो मुझे ये सिमिलरिटी दिखी प्रशांत किशोर में और नरेंद्र मोदी में। ये लोग गांधी के नाम का उपयोग करते हैं, ये गांधी के सिद्धांतों पे चलना नहीं चाहते। ये वही बहुत ही इंटेलिजेंट लेकिन बहुत ही शातिर और सत्ता को प्राप्त करने वाले लोग। पता नहीं, मुझे लगता है कि राहुल जी में और उससे पहले सोनिया जी में कोई पावर है स्कैनिंग का, कि वो लोगों को स्कैन कर लेते हैं ये आदमी ठीक है कि नहीं है। तो इसको भी मना कर दिया, प्रशांत किशोर को भी। मुझे, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा था, कि अब फिर केजरीवाल जी के बारे में है, अभी हमारे इंडिया गठबंधन में है, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो उन्होंने पहले अप्रोच किया था जी, और सोनिया जी से मिले थे, लेकिन उनको लिया नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सिस्टम ठीक ठाक है और फिल्टर हो जाता है सिस्टम। जो यहाँ फिट नहीं बैठते हैं वो चले जाते हैं, और जो फिट बैठने लायक नहीं होते वो अगर घुसने की कोशिश करते तो घुस नहीं पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो प्रशांत किशोर को मना कर दिया तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे ऑब्वियसली। जो मुझे दिखता है वो ये है कि आउट एंड आउट प्रशांत किशोर जो है वो दलाल है। उसकी जो प्रकृति है, मतलब जनसुराज जो है वो अगर एक तरीके से देखने जाओगे तो बहुत ही अच्छी पहल है भाई। राजनीति में 21वीं सदी आने को है, उसमें आप पैदल चल चल के, मतलब दिस इज रेवोल्यूशनरी, आई मस्ट एडमिट कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट है। लेकिन उसके पीछे का ध्येय क्या है? कोई भी काम करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य इंटेंशन वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर ने अभी जो किया है वो देख करके मुझे ये लगा ही नहीं बिल्कुल कि इनका उद्देश्य जो है वो उत्थान है लोगों का। उनका उद्देश्य सीधा सीधा भाजपा को फायदा कराना है और कांग्रेस का जो कोर वोटर है उसको ले जाना है। बिल्कुल। आम आदमी ने वही किया, बीएसपी ने वही किया, अब ये अपनी पार्टी ला करके वही कर रहा है कि विधानसभा के अंदर बिहार में जब, मतलब मुझे चिंता होती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ बिहार में क्या होगा। तो बिहार में अगर ये ऐसे काम करता रहा तो डेंट करेगा। जितने गांधी समर्थक हैं वो सारे इनके साथ समर्थक कांग्रेस को डेंट करेगी, इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं उसको डेंट करेंगे। और ये मतलब कई लोग, जैसे ये डिस्कशन होता तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि कांग्रेस को कुछ नहीं करती। कांग्रेस भी कर रही है, उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस क्या है, महाकाया, बड़ा उसका स्वरूप है ये। तो हलन चलन जो है वो स्लो मोशन में होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन डेफिनेट होती है, बहुत ही प्रिसाइज होती है और इफेक्टिव होती है। वो टाइम लगता है। जैसे पृथ्वी घूमती है, लोग नहीं मालूम चलती है, वहीं चक्के घूमते हैं, सबको दिखते हैं। तो कांग्रेस अभी दिखा ना, बिल्कुल इस बार रिजल्ट में दिखा 60 सीटें बढ़ी कांग्रेस की। वो क्यों? क्योंकि राहुल जी ने पदयात्रा करी, उससे बहुत इफेक्ट पड़ा है, उनकी इमेज बदल गई है। लोगों ने उनकी इमेज को खराब करने के लिए पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे, वो सब पानी में गए। एक आम सवाल थी कि एक गुजरात मॉडल जो है ना बहुत चला, 2014 से चलते आ रहा है, और अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कोई गुजरात मॉडल नाम लेने का बोलता भी नहीं, मतलब नाम सुनना भी नहीं चाहता गुजरात मॉडल। तो आप कैसे देखते हैं 2014 में जो गुजरात मॉडल से लोग आए थे, तो क्या वाकई गुजरात मॉडल है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल को अलग से बोलूंगा जी। इन्होंने जो प्रेजेंट किया था 2014 में जी जी, वो इनकी आदत अनुसार, इनके कैरेक्टर के अनुसार, ये जो है उनके अंदर झूठ और प्रपंच था जो उन्होंने दिखाया लोगों को, रेजल किया। इनके पीछे क्रोनी कैपिटलिस्ट जैसे बोलते हैं हमारे गुजराती भाई हैं, अडानी अंबानी। मैं भी गिरगिलानी हूँ लेकिन मैं इनसे परे जी। तो अडानी अंबानी, पता लगा मेरा भी नाम जोड़ रहा है, अडानी अंबानी और गिरगिलानी, तो मैं उनमें नहीं हूँ। अडानी अंबानी ने नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के पीछे जो जोर लगाया, जो पैसा लगाया, और इन्होंने जो मीडिया के साथ में किया, मीडिया के कुछ लोगों को अपने साथ कर लिया, कुछ चैनल खरीद लिए, कुछ आईटी वाले कहीं से उठा के लाए, और उन्होंने
मतलब नो डाउट प्लानिंग, और उसमें ये प्रशांत किशोर भी शामिल थे। इन लोगों ने प्लान करके एक पिक्चर दिखाया। हम लोग गलत पिक्चर नहीं दिखाते, ये फर्क है उनमें और हमें। ये क्यों कांग्रेस ने चैनल्स नहीं खरीद लिए प्रोपोगंडा करने के लिए? प्रोपोगंडा उनको करना था और झूठ का करना था, तो उनके लिए जरूरी था कि वो चैनल खरीदे। जिनको आप खरीद नहीं सकते, उनसे आप अपनी मर्जी से बुलवा नहीं सकते, वो तो अपनी बात बोलेंगे। तो इन्होंने टारगेट किया लोगों को, मीडिया को, सोशल मीडिया को। इन्होंने एक छल प्रपंच की माया जाल रची, और उसमें हमारे देश के लोग जो हैं, कुछ लोग वो आ गए उनकी बातों में। बेचारे भोले और अच्छे लोग हैं इस देश के, तो आ गए उनकी बातों में। तो उन्होंने गुजरात का मॉडल जो दिखाया, गुजरात जो है वो, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है या फिर से पढ़ लें, बहुत साल पहले की, मतलब ये सेंचुरीज पहले की बात है जी। तब हमारे समाज में इट वॉज अ टैबू कि आप दरिया क्रॉस नहीं करना चाहिए, आपको अशुभ माना जाता था जी। तो 2000 साल पहले गुजरात के अंदर लोथल में पोर्ट था। गुजराती 2000 पहले उस पोर्ट से साउथ अफ्रीका के साथ बिजनेस करता था जी। ये तो इतिहास कोनों में भी दर्ज है, ये तो जिक्र है। मतलब तब भी मोदी जी थे क्या? तो गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो मोदी जी की वजह से, कुछ लोगों के हिसाब से जो भारत देश है वो बना ही 2014 में है। हाँ सही बात है। वो अभी एमपी बन गई है वो मोहतरमा, जिनको लगता था कि 2014 के बाद आ जाएगी दिल्ली। माधव सिंह सोलंकी हमारे जो विदेश मंत्री भी रहे, वो 3 टाइम सीएम रहे गुजरात में। उनके टाइम पे गुजरात का ग्रोथ रेट जो है वो 32% तक गया, 32%। ये भाई साहब उसको 7% पे, 8% पे ले आए, और उसके बाद में गाने गा रहे हैं कि हमने क्या कर दिया। 30% से 7% लगाएंगे, फिर भी बोलते हैं गुजरात मॉडल। तो ये सरासर झूठ है। गुजराती आगे अगर है तो उनकी जो काबिलियत है, उन जेनेटिक जो है वो बहुत साल पहले की, मोदी जी की वजह से नहीं। मोदी जी ने तो उनको रोक के बिल्कुल पीछे किया। मोदी जी ने सिर्फ 2 ही लोगों को आगे किया, गुजरातियों को, बाकी गुजरातियों को पीछे कर दिया। और गुजरात भी दुखी है इनसे। प्रॉब्लम क्या है कि जो ये चीजें कल्मिनेट होकर के चुनाव में वोट में परिवर्तित होनी चाहिए इनके अगेंस्ट में, वो हो नहीं रही है, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं। इनको पता है कि इनका कॉम्पिटिटर कौन है, राहुल गांधी है। इनका कॉम्पिटिटर पार्टी कौन है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस को डिवाइड करो, उनके लोगों को प्रलोभन देके जाओ। तो हमारे यहाँ पर जो थोड़ा बहुत संघी टाइप माइंड वाले हैं वो धीरे धीरे जाते हैं। दूसरा, हमारी जो कोर वोट बैंक है उसको कैसे ये लोग काटेंगे, तो प्लानिंग से करते हैं। उनके साथ में जैसे कभी कभी बसपा जैसी पार्टियां जुड़ जाती हैं जिनके साथ में, तो वो पूरा पिक्चर नहीं दिखता हमको, लेकिन वो लोग कांग्रेस को हराने में रहते हैं। भाई सबसे स्ट्रॉन्ग नेता कौन है? तो राहुल गांधी, रेजिलिएंट है, जमा हुआ है। तो उसको, इनको पहले से ही पता था कि यही आदमी हमारी मट्टी पलित करेगा, जो करी अभी इस बार करेगी। लेकिन वो इतना लंबा इसलिए खिंचा कि उन्होंने उनकी इमेज जो है वो ऐसी की तैसी कर दी है। मैं सोशल मीडिया पे 2008 से एक्टिव हो गया था। बहुत गालियां खाई। मतलब मैंने वो समय देखा है कि अगर मैं नरेंद्र मोदी जी को एक पोस्ट लिखता हूं उनके अगेंस्ट में, तो 2 या 3 लाइक आते थे मेरे पोस्ट पे, और 20 कमेंट में गालियां होती थी कि तुम गिरगिलानी नहीं गिलानी हो। अब गिरगिलानी नहीं गिलानी होगा मतलब क्या बताना चाहते हो लोग? तो इसका कारण क्या था कि उस वक्त इनका ऐसा, ये जो नेटवर्क था पूरा फेक नेटवर्क, वो इतना लोगों के अंदर घुस गया था कि लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो हम लोग जो प्रयास करते थे वो प्रयास निरर्थक हो जाता था। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने जी जान से मेहनत करी, हमारे ऊपर राहुल गांधी है क्योंकि वो भी नहीं हारे, अभी तक नहीं थके, चल रहे। लेकिन हर व्यक्ति में इतना ग्रिट और डिटर्मिनेशन नहीं होता है। तो जो थक गए सफर में, जिनको
एम्बिशियस थे पॉलिटिकल, उनको ऐसा दिखा कि कांग्रेस में रहेंगे तो लंबा तक जाएंगे, लेकिन हमको कोई पॉलिटिकल फायदा तो होने नहीं वाला है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। तो अब मैं एग्जाम्पल, मैं गुजरात से हूँ, ठीक है, मैं अभी 50 साल का हूँ और मैंने राजनीति 25-26 साल पहले चालू करी, इंटरेस्ट लेना। तो तब से अब तक गुजरात में सरकार ही नहीं बनी है। तो अगर मैं गुजरात के अंदर में कुछ एम्बिशंस लेके बैठा होता तो मेरे पूरे नहीं हुए। तो मेरी तरह कई लोग और थे, वो छोड़ करके चले गए बीजेपी। अगर मुझे सिर्फ अपना पॉलिटिकल एम्बिशन पूरे करने होते तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर सकता था। मेरे जैसे और हजार हैं जिनमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, राहुल जी हैं हमारे ऊपर सबसे। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, राहुल जी ने ये भारत न्याय सम्मेलन में कहा था, जब ये न्याय की बात हो रही थी और जाति जनगणना की बात हो रही थी, बोले थे कि ये मेरे लिए एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये मेरा लाइफ मिशन है और लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते। तो अभी भी जो कांग्रेस से लगे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक न पावर देखा, न पोजीशन देखी, न पोस्ट देखी, अब मेरे पास अभी तो कोई ओहदा है, मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूं, तो मैं ना पोस्ट पे हूं, ना मेरे पास कोई ओहदा है, ना इससे पहले कभी मुझे कुछ मिला है। तो अभी मैं फिर भी क्यों, क्योंकि ये मेरा लाइफ मिशन है और मेरा लाइफ मिशन की वजह से मैं कैसी भी परिस्थिति होगी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आइडियोलॉजिकली कमिटेड। तो अब जैसे कांग्रेस अभी 100 पर है, ठीक है, तो आगे क्या लगता है कि जब 40 पर थी 100 पर है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस आगे क्या कर पाएगी देश में? लोगों को मुद्दे को संसद भवन में उठा पाएगी, या फिर लोग जनता कांग्रेस को और ज्यादा विश्वास कर पाएंगे, या फिर भाजपा की तरफ ही जाएंगे? क्योंकि अभी मैं अयोध्या गया था, तो अयोध्या वाले को भाजपा वाले भी गाली दे रहे हैं, बहुत से लोग गाली दे रहे हैं कि जिसने राम बुलाया उसको अयोध्या वाले ने नहीं लाया, तो उसको गाली दे रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। तो अब क्या देखना चाहते, आपको असलियत क्या देखते हैं कांग्रेस के प्रति और भाजपा के प्रति? इसके अंदर काफी सारे चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ जी। बहुत शॉर्ट में पहली चीज ये बता दूं कि बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस देश का और कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के अंडर में ये देश जो है वो सर्वांगी रूप से विकास करेगा, वो समय आ रहा है। हम लोगों को इनकी तरह तुरंत सत्ता पे काबिज होने का कोई जल्दी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर तुरंत हमको अभी सत्ता चाहिए, अगर इधर उधर मिलती तो हम उधर चले जाएंगे, ऐसी सोच वाले व्यक्ति अगर हमारा स्वतंत्र संग्राम हुआ था उसमें होते तो हमारे देश को आजादी नहीं मिलती थे। ऐसा नहीं है, यही लोग थे जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, अंग्रेजों को साथ मिल गए थे क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे, हमारे नेता थे, उसमें हजारों लोग ऐसे थे जिनकी जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने अपने जीते जी आजाद भारत नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मेहनत में कमी नहीं रखी। तो हम ये नहीं सोच सकते कि मैं हूं, सत्ता आ जाए मैं उस सत्ता को भोग लूं तो ही ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मैं अगर चाहता हूं कि मुझे ये देश कैसा चाहिए, तो जैसा मुझे ये देश चाहिए वैसा होने में शायद हो सकता है कि मेरी हयाती में वो नहीं हो, लेकिन अगर मैं ऐसे एफर्ट करूंगा तो मुझे देख करके मेरे से जो छोटी उम्र के लोग हैं वो अगर उसको फॉलो करेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है वो मेहनत करेगी, तो एक दिन हम जरूर उस मकाम पर पहुंचेंगे। और हम रहें या नहीं रहें, लेकिन इस देश के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उसके बाद उनके बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत ही अच्छा देश हम छोड़ के जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है इसमें। अब जैसे हम लोग 40-44 पे आ गए थे, फिर 50 पे आए, फिर अभी हम लोग 100 के ऊपर पहुंचे हैं, तो ये एक स्लो जर्नी है। और ये इसलिए है स्लो जर्नी कि हम लोग सामने नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग अंदर भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे जैसे अभी आप देखो, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ, राधिका खेड़ा और पता नहीं कौन कौन है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ऐसे लोग हमारे साथ में हैं, उनके साथ में हम चल रहे हैं। तो पता लगा कि हमने
उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी रखी और भग गए, वो सब अटक गया, फिर उसको खड़ा करो किसी और को लो। तो हमारी लड़ाई एक अंदर भी चल रही है और एक बाहर भी चल रही है। हम अंदर की लड़ाई जब हम जीत जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि हम वहां पहुंच गए हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे बचे हैं जो जाने बाकी हैं, और भगवान की कृपा रही इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा जल्दी। तो जो बच्चे कुचे हैं सांप सपोले वो चले जाएंगे, तो हमारी पार्टी क्लीन हो जाएगी और हमको जिस पथ पे चलना है उसके ऊपर चलेंगे। बाकी तो मुझे लगता है कि राहुल जी ने जिस तरीके से लीड किया है जी, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने, राहुल जी ने और खड़गे जी ने जो कमाल किया है पूरे इंडिया में घूम के, जो उनका इफेक्ट रहा है वो बहुत ही सॉलिड रहा है, वो दिख रहा है, और ये इससे हम ऊपर ही जाएंगे, इससे पीछे आने का कोई मतलब ही नहीं। अब वो जैसे ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो बीजेपी अपनी पीक पा गया, टॉप पे पहुंच गया, उसको जहां तक पहुंचना था। अब इसके बाद उनकी ढलान चालू होगी और हमारा ऊपर जाना चालू होगा। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, आशावादी हूँ, और मुझे ये बिल्कुल पक्का ये एहसास है कि अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज हम लोग बात कर रहे थे राजेश सिगरानी जी के साथ, जो कि कांग्रेस में सालों से काम कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं को ट्रेनिंग दिया है, सांसद हैं और एमएलए बन चुके हैं और अच्छे कांग्रेस में पोस्ट पर हैं। तो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू आप सबको वीडियो देखने के लिए।